सर जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन इस वक्त 9 लोग हैं जो कि शो हो रहे हैं मेरे पास। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ सर, रही है। अच्छा चले, दैट्स गुड। आवाज हमने आ रही है सर। ओके, गुड गुड, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हमने जो लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर की थी वहीं से आगे लेके जाएंगे, और फिर आपसे मैंने आज हर एक से उसका टॉपिक पूछना है। और उस टॉपिक पे हम कुछ, अगर कुछ चेंजेस करनी है या वो ठीक है, ये आई लेट यू नो। ठीक है। प्रीवियसली लेक्चर में जो मुझे याद पड़ता है, हमने कवर किया था कि जो डिफरेंट फेजेस ऑफ थीसिस हैं वो क्या है और कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है यूनिवर्सिटी में और जनरली दुनिया के अंदर। और नंबर टू ये कि हमने फिर क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स के पर्सपेक्टिव से बात की थी। मैंने आपको कुछ स्केलेटन डिस्कस किया था प्रपोजल का और थीसिस का। और अगर मैं उसको यहाँ पे एक स्लाइड पे दिखाऊं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मे बी कंप्लीशन। अच्छा, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, यस मुझे सर, आ नजर। रही है। Okay, so this research process was drawn in the class. I drew it on the board. और इसमें हमने बात की थी कि कहाँ तक हमारा रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट हमने तैयार करना होता है, लिखना होता है और प्रेजेंट करना होता है, और कहाँ हमारा रिसर्च थीसिस जो है वो कंप्लीट होता है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ, और उसके बाद फिर हम यहीं से वी मूव्ड ऑन टू दी क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स। बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि जो भी टॉपिक डिसाइड करना है आपने, दैट टॉपिक हैज टू बी अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आप किसी भी डोमेन के हैं, किसी भी एरिया के थीसिस में इन्वॉल्व हैं, तो हम में से हर एक का काम एज अ रिसर्च स्टूडेंट ये है कि हमने किसी मसले का हल बताना है, और उस मसले के हल को हमने एक रेगुलर तरीके से सॉल्व करना है, एक फॉर्मल तरीके से लेके चलना है। और फॉर्मल तरीका जो है वो रिसर्च डोमेन के अंदर इज ऑलवेज कपल्ड और सपोर्टेड बाय रिसर्च पेपर्स। यहाँ से हमने मूव किया था एंड वी डिस्कस्ड कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिसर्च पेपर्स, वन इज कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड सेकंड आर द जर्नल पेपर्स। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो आई शोड यू कि व्हाट इज अ कॉन्फ्रेंस पेपर इन फैक्ट इज, हाउ इट इज प्रोसेस्ड, how it is published, and what are the important agencies or organizations which try to have better quality, or which try to ensure quality of research papers once they are published in conferences. मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, और आई आस्क्ड यू, मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि घर जाके आपने अपने अपने एरियाज में जो टॉप कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आपने फिगर आउट करनी है, उनके वेब पेजेस को जाके देखना है और देखना है कि हाउ दे एक्सेप्ट पेपर्स, व्हाट आर द ट्रैक्स व्हिच दे वर्क ऑन, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर द पेपर प्रोसीजर, जिसमें उनको आपको नजर आएगा कुछ डेट्स हैं, वो डेट्स फॉलो की जाती हैं। एसोसिएट एडिटर का कॉन्सेप्ट है, रिव्यूअर्स का कॉन्सेप्ट है, रिव्यू होते हैं, और अकॉर्डिंगली वो किस तरीके से फिर एक्सेप्ट होते हैं, कैमरा रेडी वर्जन क्या होता है। तो दे ऑल आर इनफैक्ट गिवन वंस यू ओपन दोज वेब पेजेस, वहां से आपको वो चीजें नजर आएंगी। एंड आई
expect कि everybody out of you did something in that. और फिर मैंने आपसे कहा था कि I'll run a presentation of a virtual nature in which you will go through the conference process all together once again just for understanding. वो हम एक आज देखेंगे. But before we go on to that, this was the content which everybody out of us has to complete for doing a thesis. Now this is skeleton. In fact, this skeleton is for a thesis. In thesis, we write all these things in form of chapters. If we make or convert chapters to sections, it becomes a research paper. So a research paper also follows the same headlines or headings or contents. And if you see this, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड चीजें और हमने यही सिमिलर चीजें मे बी विद सिनोनिम्स आपके उस मैंने बोर्ड के ऊपर लास्ट क्लास में मेंशन किए थे. We call it a research process. So research process is composed of all these things which you carry out or you write. You write, so it means you have to do it. So the first thing, if you find it out, और आपको हर research paper में भी नजर आएगा, ठीक है साजिद, वो होगा आपको एक introduction का section नजर आएगा. You'll always find a section on introduction. और जब आप thesis लिखेंगे तो chapter on introduction, right? Then you will find out a literature review section. If you have research papers right now, you can open them and just do a comparison and you'll find out कि यही चीजें आपको वहां पे similar नामों से नजर आएंगी. Provided the paper has a title of solution of a problem. Remember, there are many research papers which do not give a solution to a problem. There may be different nature of research problems, different nature of research papers. But for us, we have to select those research papers which are giving a solution of a problem. So your baseline paper must be of that nature. So now if you have selected that research paper, just open it and do a comparison. और आप देखें कि उसमें आपको similar नामों से चीजें नजर आएंगी. Like पहला section आपके research paper में introduction का होना चाहिए. तो अगर आप खोल के देखते हैं तो मेरा ख्याल में आप में से सबको नजर आएगा. ठीक है कलीमुल्लाह? बोला आपने? Okay, just see. First section is introduction section. And if you open any thesis, the first chapter would be introduction chapter. अगर किसी का भी thesis आप खोल के देखते हैं. The second section you will find out of literature review most of the time. Second section, related works is literature review. The other name of literature review is related works, background and related work, related literature, related solutions. ये सारे नाम हो सकते हैं, but इनका common name क्या है? Literature review. ठीक है जी? So Amjad, you are getting my point? Yes, sir. So synopsis, in fact, वो मैं अभी उस पे आता हूँ. That becomes something which is written at the end of everything. Synopsis is called abstract. In fact, that gives उसको आप कहते हैं a summary of your work, and it is not generally standard process part of research process that is written at the end of your research, because now you have done your completed your work and you would like to introduce or you would like to just give glimpses of your work to the audience or to the reader instead of going through the entire stuff. So आप एक छोटा सा one pager लिखते हैं कि जी मैंने किया ये है, but that is not part of research process, that is part of research writing. इसलिए वो यहाँ discuss नहीं हुआ. तो synopsis होगा, उसको बाद में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होगा, but पहले अगर आप main content पे focus करें, synopsis को या abstract को निकाल दें, then you'll find out the first section is introduction section, the second section is literature review or background studies or related works, similar names are there. The third section you will find out the proposed method, the methodology, या उसका exact नाम कि जी ये तरीका है, तरीके का नाम लिखा होगा और ये वो तरीका होगा जिससे इस मसले को हल किया गया हो. See your papers first, वहां से इसको comparison draw करें कि क्या वहां पे इसी तरीके की कोई चीज दी हुई है. आपका कोई भी एरिया है, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप CS के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, whatever domain you belong to, you will find out this section like this. The third section would be this one. And then once you complete the definition or I would say
description of the method which you are proposing to use. Here you close for the research proposal. जो आप यूनिवर्सिटीज में TH1 करते हैं, थीसिस 1 करते हैं, या जो आप अपना प्रपोजल डिफेंस करते हैं, वो इस प्रपोज मेथोडोलॉजी तक करते हैं. Here you close, right? Whereas thesis go beyond that. Once you have proposed a method, then you go on to the next section or next chapter, which is the results and discussion. We call it data analysis, we call it discussion, we call it results. So you find your papers, आपको ये fourth section नजर आएगा, fourth 5 होगा, चौथा 5वां अलग अलग हो सकते हैं, या एक ही section हो सकता है जिसमें आपने results दिए होंगे, ग्राफ्स दिए होंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस की होगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की होगी, राइट, एंड टेबल्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, ये आपके सेक्शन नंबर 4 में होंगे. और अगर आप फ्लो ऑफ थीसिस में देखें तो ये TH2 का हिस्सा है, यानी यू हैव क्लियर्ड योर प्रपोजल डिफेंस एंड नाउ यू हैव मूव्ड ऑन टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. और उसके अंदर आपने ये किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कुछ डाटा कलेक्ट करके इंटरव्यूज के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू, फिर उसके बाद SPSS यूज किया होगा, मैटलैब यूज की होगी, पाइथन यूज किया होगा, कोई एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके वो डाटा से रिजल्ट्स निकाले होंगे, एंड उन रिजल्ट्स को फिर यू हैव पुट इट अगेंस्ट सम एग्जिस्टिंग मेथड्स फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस. ये आई एम डूइंग वेल हियर इन दीज couple of benchmarks and I'm not doing well here in another few. So our comparative analysis performance evaluation part is carried out in section 4 and 5. और उसका नाम हो सकता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, नाम हो सकता है डाटा एनालिसिस, उसका नाम हो सकता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसका नाम हो सकता है कंपैरेटिव एनालिसिस. All these names are of the same nature. Ultimately you will conclude. The last section would be conclusion and future works. It is only conclusion or conclusion and future works, followed by whatever references you have followed or consulted. You will give the list of references. In a research thesis, rule of thumb is that you should at least be giving 40 research references in your thesis, around 40 plus. 40 plus minus references should be part of your thesis document, and around 20 references for your proposal document, right? And by saying 30 for 40 and 20 figure, I mean the related solutions. You could read anything, but these 40 references should be the similar solutions which you are working on, because from these papers you will do comparative analysis. इन्हीं में से आपने कुछ papers के against अपने results को pitch करना होगा और उनको देखना होगा कि अच्छे हैं या बुरे. For research proposal, right, minimum 20, मतलब rule of thumb में plus minus हो सकते हैं, 20 plus minus 2 3, but 20 is a good figure, 20 is a good figure, reasonable. ज्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, आपका कंटेंट बड़ा हो जाएगा. आप ये कर सकते हैं कि उनमें से कुछ पुराने पेपर्स को कट ऑफ कर दें, अच्छों को या नए वालों को रखें, या ज्यादा अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स रखें. तो लेसर बट विद बेटर क्वालिटी एंड दी लेटेस्ट वंस. कुछ ये पैरामीटर स्टिक कर देंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो कंटेंट अच्छा हो जाएगा. बहुत बड़ा करना ये होता है कि देखिए प्रैक्टिकलिटी ये है, एवरेज अगर आप मेंशन करते हैं इसे 100 रेफरेंस दे देना, लेकिन वी नो कि यू हैव नॉट रेड दोस 100 रेफरेंस, यू आर जस्ट गिवन इट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंसेस. सो जो प्रैक्टिकलिटी है ना, people here they are experienced, whosoever is evaluating your work, they know she or he cannot read 100 papers or 40 papers. तो जो किया है वही करें और उसको ठीक तरीके से. एक दफा जो नंबर है एक्चुअल वो नंबर आएगा टेक्स्ट के अंदर, और वो नंबर देखिए टेक्स्ट के अंदर तो आपने रेफरेंस दे दिया 1, आगे जाके फिर 1, आगे जाके फिर 1, एंड पे तो एक दफा ही हो. इसके बगैर कैसे पता चलेगा कि आपने उसको देखा है? वो हम आते हैं स्टाइल्स पे भी आते हैं. स्टाइल्स की भी बात नहीं कि हमने रेफरेंसेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं. देयर आर अराउंड 20 प्लस स्टैंडर्ड्स, बट विद माइनर वेरिएशन ऑफ 2 स्टैंडर्ड्स. तो ओवरऑल 2 स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त रेफरेंसेस की दुनिया में. एक का नाम है नंबरिंग सिस्टम और एक है ऑथर डेट सिस्टम, राइट?
So either of the two has to be followed. उनके सब डिफरेंसेस माइनर छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस है, कहीं पे इटैलिक में है, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे कॉमा है, कहीं पे ऑथर नेम फर्स्ट है, सेकंड नेम फर्स्ट है, तो ये माइनर वेरिएशंस है, उन पे हम नहीं जाएंगे, बट मेजर टू स्टैंडर्ड्स जो है उनको हम देखेंगे, बट वो अभी आएगा, अभी उसका शायद टाइम नहीं। तो अगर आपने अपने एंड पे देखना चाहते हैं जरूर देखें, बिकॉज यू हैव टू डू दैट, बट आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। आप जब रेफरेंस देते हैं तो एक ही दफा देते हैं, बार बार उसको टेक्स्ट में दे सकते हैं, एंड में एक दफा ही आएगा, पढ़ा आपने तो आखिर में जाके तो एक को ही देखना है ना आपने, जब वो आया तो आपने देखा 1 पे है या 2 पे है या 3 पे है, तो बार बार नहीं आता, एक दफा ही। ऑथर ईयर वाला भी देखिए, टेक्स्ट में मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है, एंड पे तो एक दफा ही होगा ना। नहीं, ऑथर डेट दे सकते हैं आप किसी एक को फॉलो करेंगे, एनीवन ऑफ योर चॉइस, जो आपको ठीक लगता है, बट देन फॉलो वन। ये ना हो कि बीच में आपने कहीं ऑथर डेट कर दिया, कहीं पे नंबरिंग कर दी, इस तरह के लोग करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कट पेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो नहीं करते। ठीक है, मेंडले आई आल्सो शो यू मेंडले रेफरेंसिंग, वो इजी है, स्कोपस पे आपका अकाउंट होना चाहिए, बट ये कि वो भी आएगा, थोड़ा सा आगे जाके आएगा। ओके, सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, राइट। एंड रिसर्च प्रोसेस में मैंने आपको डिवीजन कर दी है कि यहाँ तक आपका प्रपोजल डिफेंस होता है, और इसके बाद आगे पिछले वाले को मिला के आगे तक जो है दैट इज योर थीसिस व्हिच यू राइट। बेस्ड ऑन दिस, अभी मैंने इस तरह कहा कि जो भी टॉपिक आप डिसाइड करते हैं दैट टॉपिक हैज टू बी, इनके कंटेंट में हम बाद में गौर करेंगे, अंदर जाएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू में कैसे लिखना चाहिए, मेथोडोलॉजी में क्या चीजें होनी चाहिए, इंडिविजुअल सेक्शंस को अलग अलग हम देखेंगे। बिफोर दैट पहले तो हम ये होमवर्क करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक तो अलाइन हो जाए, और फिर उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स किस तरह के देखने हैं और क्यों देखने हैं, उन पे होमवर्क कर लें। तो जो पहली चीज हमने देखी थी वो हमने देखी थी कॉन्फ्रेंस पेपर्स एक होते हैं और एक जर्नल पेपर्स होते हैं, राइट। सो कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। मैं अगर उसको एक दफा सिर्फ इस पर्पस के लिए रिपीट कर लूं कि आपको रिफ्रेश हो जाए, हमने कहा था जी कि कॉन्फ्रेंसेस अगर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ने कराई है तो अच्छी क्वालिटी की कॉन्फ्रेंस होगी, उसका एक्सेप्टेंस रेट कम है तो वो अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी, अगर वो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल है तो अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी आपको नजर आएंगी, कुछ लोकल सेमिनार्स भी नजर आएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मींस उसको ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने जो एक और इम्पोर्टेंट चीज कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में होती है वो ये है कि इफ अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग रिपीटेड 10 times, more than 10 times, the number is 20th IEEE International Conference on Communication and something. So it means this conference is being repeated every year, and this is the 20th year this conference is being conducted. So if a conference is being repeated number of times, it means it is a matured conference. It has been evaluated over the years, and now it has reached to something good. So higher the number, better is a conference. Again, this should be kept in mind. First conference is abhi bilkul paida hui hai, so it may not be that good because abhi isme procedures abhi refine ho rahe hain, but higher the number, better the conference. Again, अब आप लोगों ने अपनी अपनी कॉन्फ्रेंसेस अपने एरिया में देखी हैं, और अब मैंने ये कहा था कि अपने रिसर्च पेपर्स को जो आपने फिगर आउट किए हैं उनको अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रीमलाइन करना है। ओके, आई हैव सीन 5 पेपर्स, उसमें से ये 3 कॉन्फ्रेंसेस के हैं, कॉन्फ्रेंसेस की डिटेल ये है, और मेरी जो टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस है वो ये है, क्या ये उनमें से कोई पेपर है या नहीं है, ये भी आपने देखना है। एंड देन यू मे गो एंड सर्च दोज कॉन्फ्रेंसेस फॉर फाइंडिंग आउट कि यार इसके अंदर से भी कुछ मुझे अपने एरिया के रिसर्च पेपर्स मिल जाएं। पढ़ना है ना आपने, तो आप अच्छी कॉन्फ्रेंसेस आपने जो XYZ ढूंढी है उनमें कोई पेपर आपको अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो गो एंड सी दोज पेपर्स जो वहां पब्लिश हुए हैं, और अगर अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हैं तो आपके एरिया में वहां पे पेपर्स पब्लिश हुए होंगे, तो एक्सट्रैक्ट दोज पेपर्स एंड रीड दोज, मेक देम पार्ट ऑफ योर रेफरेंसेस। ठीक है अमजद? ठीक है जी, क्या नाम है आपका? इकबाल। आई होप इकबाल समझ आ रही है बात की। आपका नाम क्या है? इमरान। तो आपको भी समझ आ रही है? ओके, सो विद दिस बैकग्राउंड, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में मैं आपको एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, लेट मी शो दैट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस टू यू, एंड देन वी मूव ऑन टू द जर्नल पेपर्स के व्हाट जर्नल पेपर्स शुड बी सिलेक्टेड।
So let's open some conference online जिसका हम वेब पेज भी खोल के देख लेते हैं. Like मैं खोलता हूँ IEEE, एक बड़ी इनकी फेमस कॉन्फ्रेंस है ICC के नाम से, IEEE ICC 2023. CS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन के अंदर से है, सिविल इंजीनियरिंग व्हाटएवर यू कॉल इट. और इसको हम let me share it with the class as well. Share screen and we are going to share this. I hope it's visible to the online audience. जी सर, नजर आ रही है. Okay, ji, let's open this page up. You can open it in your own browsers as well. इस पे कर लेते हैं ये आ गई. Okay, so now this is the one of the top-notch conference जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डोमेन के अंदर से ये कॉन्फ्रेंस की जाती है. और इसका जो एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना, यहाँ जो इसका एक्सेप्टेंस रेट है, इट इज अराउंड मैक्सिमम 20% से ऊपर कभी नहीं गया, 10-20% के दरमियान रहता है. एंड आई रिपीट अगेन, बाय एक्सेप्टेंस रेट वी मीन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द एक्सेप्टेबल पेपर्स. ये नहीं है कि वो रिजेक्टेड पेपर्स थे, बल्कि अच्छों में से अच्छों को चुना गया है. सो यू कैन इमेजिन कि क्वालिटी अच्छी होगी. आप अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं. आप में से मैं कहूँ यार 2 सबसे बेस्ट आ जाए, so it means I am even giving a tougher criteria. So this is the conference. का नाम जो है वो IEEE International Conference on Communications के नाम से है. और ये इस साल कॉन्फ्रेंस जो है वो हो चुकी है 2023 में, 28 मई से 1 जून को इटली के अंदर हुई है. ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा. और इसमें मुख्तलिफ आपको यू कैन सी द ड्रॉप डाउन मेन्यूज. इसके बारे में कुछ डिटेल कितने सालों से हो रही है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. इसकी कमेटीज देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, टेक्निकल प्रोग्राम कमेटी, इंडस्ट्रियल फोरम्स, एग्जीबिशन कमेटी, ऑपरेशंस कमेटी, एडवाइजरी कमेटी. फिर ऑथर्स के बारे में उनको कॉल फॉर सिंपोजियम पेपर्स, वर्कशॉप प्रपोजल्स, ट्यूटोरियल प्रपोजल्स, टेक्निकल पैनल प्रपोजल्स. तो इससे आपको नजर ये आ रहा होगा कि रिसर्च पेपर्स जो है वो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर पब्लिश हो सकते हैं. कुछ सिंपोजियम कराए जाते हैं, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स भी कराई जाती हैं, उनके अंदर भी आप काम करते हैं. और ट्यूटोरियल्स कुछ कंडक्ट होते हैं, उनके अंदर भी पेपर जो है वो सबमिट और एक्सेप्ट हो सकते हैं. और कुछ और चीजें हैं. ओके, प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको इनकी डिटेल्स नजर आएंगी कि इनका कौन कौन से की नोट स्पीकर्स बुलवा रहे हैं. इंडस्ट्रियल प्रोग्राम को इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट हो रहे हैं, ट्यूटोरियल्स कंडक्ट हो रहे हैं, कोई स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं. मतलब इट्स अ मेला. लॉट ऑफ थिंग्स आर डन. और कॉन्फ्रेंस जितनी अच्छी होती है उतना उसका सर्कमफेरेंस या उसका जो पैरामीटर ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा चीजें कवर की जाती हैं. और आप देखें, जब इतना ये बड़ा इसका वो फैला लेंगे तो इसमें कोई हजारों, लाखों नहीं तो हजारों लोग तो जरूर होंगे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इन्वॉल्व होंगे. अब ये सारे लोग जब रोम में आए होंगे तो देखिए उन्होंने यहाँ को टेक्निकल तस्वीर नहीं डाली हुई, रोम की खूबसूरती की तस्वीरें डाली हुई हैं. तो प्राइमरी एम, अगेन रिपीट, इज टू प्रमोट द टूरिज्म and the culture of that area, right? तो लोग जब जाते हैं तो वो सिर्फ ये काम करने नहीं जाते, they do lot of other things as well. So you promote that area. Primary aim ये होता है. तो इसलिए मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कॉन्फ्रेंसेस में. बहुत हाई नॉच पेपर्स ना भी हो तो मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस में वो पब्लिश हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं. बहरहाल ये कुछ चीजें इनको आप खोल के देख सकते हैं. अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेंशन्ड है. अगर आप रहना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, होटलिंग और वेन्यू से मुतालिक. और बाकी कुछ और इंफॉर्मेशन भी है. इस पर्टिकुलर पेज पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नजर आएंगी. यहाँ पे उन्होंने देखे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की हैं, पेपर सबमिशन, एक्सेप्टेंस, कैमरा रेडी, फॉर सिंपोजियम अलग दिया हुआ है, प्रपोजल डेडलाइंस अलग दी हुई हैं, वर्कशॉप के लिए, ट्यूटोरियल के लिए. अब इनकी अपनी डिटेल्स क्या है, आप यू कैन गो एंड ओपन कि वर्कशॉप प्रपोजल क्या होते हैं, ट्यूटोरियल प्रपोजल्स क्या होते हैं. नाम से वैसे पता चल रहा है कि वर्कशॉप प्रपोजल में कुछ वर्कशॉप्स कराए गए होंगे, कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स होंगी. ट्यूटोरियल्स में कोई ट्यूटोरियल सेशन मैटलैब पे, पाइथन पे, कोई खास सॉफ्टवेयर पे, समथिंग लाइक दैट. और जो जनरली है वो सिंपोजियम पेपर, जो जनरली एक मोटा कॉन्सेप्ट हर जगह कॉन्फ्रेंस में होता है, वो सिंपोजियम पेपर्स हैं. सिंपोजियम मींस दे कुड बी डिफरेंट ट्रैक्स जिनके अंदर ये पेपर्स जो है वो सबमिट होंगे. आप वो ट्रैक्स भी कवर खोल के देख लेते हैं, इनमें कुछ और चीजें भी हैं. मैं यहाँ पे आपको अब चला जाता हूँ जो कॉल फॉर पेपर्स है उसके ऊपर.
ये जो कॉल फॉर सिंपोजियम पेपर है मैं इसको खोलूँ। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप इस पेपर को देखें या इस पर्टिकुलर पेज को देखें तो देखें यहाँ पे आपको कुछ सिंपोजियम नजर आएंगे। यार ये कोई मक्खियां कर रही हैं, जरा स्प्रे ले आओ, लगता है बड़ा गर्म कमरा है इसलिए यहाँ पे। ठीक है जी, विजिबल है आपको? देखिए IoT सेंसर नेटवर्क सिंपोजियम एक ट्रैक है, इसके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके नाम लिखे हुए, विजिबल है? इमरान कलीमुल्लाह नजर आ रहा है? कॉग्निटिव रेडियो AI इनेबल्ड नेटवर्क्स, ये अलग ट्रैक है, अलग सिंपोजियम है। फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी अलग है। कम्युनिकेशन क्वालिटी ऑफ सर्विस रिलायबिलिटी मॉडलिंग अलग है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया, चलते जाएं आप देखें कितने सारे ये ट्रैक्स हैं जो कि इसके अंदर चल रहे हैं। सिलेक्टेड एरियाज इन कम्युनिकेशन में बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई हेल्थ, यू सी अराउंड 20+ बनते हैं तकरीबन। कितने लोग इसकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, कितने पेपर्स इसमें आएंगे, एक्सेप्ट होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इनके इंडस्ट्रियल पार्टनर्स की डिटेल्स है। और अगर मैं अब वापस ऊपर आ जाऊं तो देखें यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा कि जी कॉल फॉर सिंपोजियम पेपर, कॉल फॉर वर्कशॉप पेपर्स। अब मैं वर्कशॉप्स खोल लेता हूँ। ये सिंपोजियम से सारे इनकी डेट्स यहाँ पे अलग से मेंशन है। एक्सेप्टेंस, पेपर एक्सेप्टेंस, कैमरा रेडी। कैमरा रेडी क्या होता है? पेपर सबमिट हुआ, सबमिट होके इनमें से किसी एक ये जो से आपने पेपर सबमिट किया तो आप कुछ एक सेलेक्ट करेंगे, टेक्निकल कमेटी को, किसी एक टेक्निकल सिंपोजियम को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके जो लोग हैं ये सारे एसोसिएट एडिटर्स हैं, उसके हेड्स हैं। इनके पास वो पेपर चले जाएंगे, ये अपने दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर 5 रिव्यूअर्स को पेपर रवाना कर देंगे कि जी इसको रिव्यू करके आप भेजें इस टेम्पलेट के मुताबिक। रिजल्ट्स आ जाएंगे। जब वो पेपर के रिव्यूज आ जाएंगे तो आप ये जो एसोसिएट एडिटर्स हैं उनमें से एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन ले लेंगे और उनको मेल कर देंगे कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है। और जब एक्सेप्ट हो गया है तो आपको वो कहेंगे कि ओके जी हमारे इस पैटर्न के मुताबिक आप अपना पेपर रीसबमिट करें, जबकि जो कि कैमरा रेडी वर्जन होगा। बाय कैमरा रेडी मींस इट वुड बी रेडी फॉर पब्लिशिंग इनसाइड दैट प्रोसीडिंग। सो यू विल फॉलो द फॉर्मेट एंड देन यू विल रीसबमिट। देखिए कितना टाइम है, 18 जनवरी तक एक्सेप्टेंस आ जाती है। 2 महीने का टाइम दिया उन्होंने कैमरा रेडी के लिए। इसमें हो सकता है वो कुछ रिव्यूज भी शेयर कर लें आपसे कि जी ये 4 चीजें इंप्रूव करके भेज दें, पेपर एक्सेप्ट हो गया है बट कुछ कंटेंट में ये कमी है, सबमिट दैट अकॉर्डिंग टू दोज थिंग्स। बट कैमरा रेडी इज समथिंग व्हिच इज रेडी फॉर पब्लिकेशन, राइट? सो आई होप इस पे एवरीथिंग इज क्लियर ऑन दीज पेजेस, कोई क्वेश्चन नहीं है। I can open the workshop proposals. Now you will find out that workshop papers are entirely different than the symposium. ये देखिए ये सारे workshops हैं, visible है? Workshops के title अगर आप देखेंगे तो ये these are generally the hands-on trainings. And if you are working in this domain, you can submit a paper here as well. So this is in addition to symposiums, right? Or if you find it out, oh okay, 24 workshops are being conducted. इसमें कुछ repeat हो रहे हैं, कुछ पहली दफा हो रहे हैं। देखिए आप कुछ 5th workshops हैं और there are some one which are 2nd or 1st, but